नमस्कार दोस्तों, आज हिस्ट्री का इतिहास क्लास 10 का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और आंसर। ये क्रैश कोर्स के अंतर्गत आता है जिसका हम पार्ट 1 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। एमसीक्यू का अलग पार्ट बनता है और ये दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, इसके अलावे जितने भी क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी से लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो बच्चों ये समझिए कि खिलाफत आंदोलन था क्या, ये कैसे प्रारंभ हुआ, क्या इसका बीज भारत में बोया गया, क्या ये भारत से संबंधित है। तो चलिए पहले 10 क्लास में जो लिखना है आपके एग्जाम में, ठीक है, उसको पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके अलावे हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो 1914 और 18 के बीच में लड़ा गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये पूरे विश्व लगभग 2 खेमे में बटी हुई थी। जिस तरफ से जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे, वो वाला खेमा हार गया। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका वाला खेमा क्या हुआ, जीत गया। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह चीज टिका हुआ है खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लोगों से। जब तुर्की की भयानक हार हो गई तो इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड वालों ने कहा था कि आप भारतीयों, हर देश के मुसलमान हमें साथ दो और हम जब जीतेंगे तो भारतीयों को आजाद कर देंगे। ठीक है, और एक ही शर्त पर मुस्लिम लीग ने भी कहा था, यानी युद्ध में भाग लिया था। उसके पीछे भी एक ही कारण था कि मुसलमानों की किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और ये तुर्की, ये था पूरा विश्व का मुसलमान तुर्की के खलीफा को गुरु मानते थे। अब ये क्या करा, इंग्लैंड जब प्रथम विश्व युद्ध में जीत गया तो कहा कि तुर्की के जो खलीफा होगा, ठीक है, तो खलीफा पद को अंत कर दिया जाएगा, यानी कि अब उसकी उतना ज्यादा पूरा विश्व में नहीं चलेगी। खलीफा यानी उसके भगवान पर ही उंगली उठा दिया गया। ये मुसलमानों को संतुष्टि नहीं हुई और इसी के चलते ये आंदोलन हुआ, है ना। ऐसे ही आंदोलन भारत से मतलब नहीं था, ये तुर्की से है। तो कहता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध तुर्की की हार हुई और उसके बाद सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपने सत्ता का प्रयोग से वंचित कर दिया गया, है ना। कि कौन, मतलब वो पहले तुर्की को जो सुल्तान होते थे ना, उसको पूरा विश्व के मुसलमान गुरु मानते थे, खलीफा मानते थे। वो एक पत्र देता था कि आप यहाँ के सुल्तान होंगे, आप यहाँ के सम्राट होंगे, राजा होंगे, तभी मान्यता प्राप्त, यानी मान्यता दिया जाता था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में हार हो गई तुर्की को, तो अंग्रेज वालों ने, यानी ब्रिटेन वालों ने कहा कि अब इस प्रकार से तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। सॉरी। तो इसके अधिकारों से क्या किया, वंचित कर दिया और ये मुसलमानों को राज नहीं आया। भारत के मुसलमानों को भी यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। इसी के चलते भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। समझ में आया ना। तो ये कहे कि जो आप नीति बनाए हो कि तुर्की के खलीफा को अब खलीफा के पद नहीं रहने दिया जाएगा, जैसे पहले उसको सब लोग गुरु मानते थे, अब वो गुरु नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। तो ये भारतीय मुसलमानों को भी अच्छा नहीं लगा और भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया। क्यों चलाया गया, तो जो बात कहा अंग्रेजों ने उस बात को क्या करो, वापस लो। ठीक है, तो आई होप कि आपको खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया होगा। खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या हुआ होगा, ये 10 क्लास में आपको है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के
इतना बेहतर ढंग से आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए, ये था खिलाफत आंदोलन। ये मैं पूरा के पूरा हिस्ट्री एक प्रकार का फिगर के साथ बताने की कोशिश करा। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर को अंत तक देखिए। मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आपको समझ में। और सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी का है और सटीक लिखा हुआ है। रहता है ना, विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे इस प्रश्नों का। तो इसी प्रश्न का उत्तर अपने ही शब्दों में है, कोई किताब से किसी प्रकार से अपने लैंग्वेज में इसे बना करके दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा विश्व के मुसलमान थे। खलीफा का पद, ये टर्की का उस समय का झंडा हुआ करता था। एक चीज याद रखिए, हो सकता है तुर्की से इतना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो तुर्की का एक नया नाम तुर्कीये हो गया। तुर्की का नया नाम क्या है? तो तुर्कीये है। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा, तुर्की का नया नाम तुर्कीये है। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्कीये है। क्लियर है? तो इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन यह राष्ट्र विरोधी ही नहीं बल्कि हिंदू विरोधी भी आंदोलन बन गया था। इसके पीछे का कारण क्या था कि हिंदू विरोधी आंदोलन भी कैसे बन गया? हिंदुओं को तो कोई उससे मतलब नहीं, इसको तो कोई खलीफा का पद नहीं लेना है ना, इसे तो कोई सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। उस समय भारतीय मुसलमान 1920, समझ रहे हैं, 1920 में भारतीय मुसलमान कांग्रेस और मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, इनमें फूट पड़ गई थी। तो अपना मुस्लिम लीग को अपनी की ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय हिंदुओं ने भी इनको साथ दिया। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून। इसे बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। इसी विरोध को रोकने के लिए जालियांवाला बाग में एक सम्मेलन बुलाया गया था और उस समय के ब्रिगेडियर हुआ करते थे जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और वहां लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये रॉलेट एक्ट क्या है? काला कानून क्या है? बिना दलील, बिना वकील का कानून क्या है? इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो कहता है रॉलेट एक्ट के आधार पर, क्या था रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट एक प्रकार एक्ट यानी अधिनियम यानी कानून। तो रॉलेट एक प्रकार का कानून था जो सर सिडनी रॉलेट द्वारा बनाया गया कानून था। इस समय भारत में बहुत ज्यादा, देखिए अभी वर्ल्ड वार खत्म ही हुआ था 1918 में, तो अगर इंग्लैंड की इसमें जीत भी हो गई तो क्या उसकी स्थिति खराब नहीं हुई होगी क्या? जब युद्ध होता है तो हारने के बाद भी हारने वाले को तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन जो युद्ध में जीतता है उसको भी नुकसान झेलना पड़ता है। और हर विश्व युद्ध या हर युद्ध एक बार महंगाई को जरूर लाता है, यानी क्रिटिकल पोजीशन, इकोनॉमिकल पोजीशन जरूर ला देता है। तो वर्ल्ड वार अभी समाप्त ही हुआ था 18 में और ये घटना 1919 का है। तो अभी भारत में बहुत सा षड्यंत्रकारी आंदोलन चल रहे थे भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा। इसी को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा कानून लाया सर सिडनी रॉलेट ने। यही कानून क्या है? तो ये कानून है रॉलेट एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार को, किसको? अंग्रेजी सरकार को कुछ ऐसा अधिकार प्राप्त हो गए थे
जितने भी अंग्रेजी सरकार था ना, गवर्नर, जितने भी उसके लोग थे, उसको एक अधिकार मिल गया था इस कानून के अकॉर्डिंग। ये अधिकार क्या था? कहता है कि वह कोई भी भारतीय व्यक्तियों पर अदालत में बिना मुकदमा किए पकड़ लिया और डायरेक्ट जेल में डाल दो। ये सही आदमी है, गलत आदमी है, इसका भी किसी प्रकार का कोई चेक नहीं होगा। इस पर कोई दलील नहीं किया जाएगा, ना कोई वकील बुलाया जाएगा, कोर्ट में भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। पकड़ लिया तो संदेह के आधार पर आपको जेल में भर दिया जाता था। तो जो इस प्रकार का कानून आया, इसी कानून को क्या कहा गया? काला कानून। हम भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा और अंग्रेजों ने इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा। क्लियर है? तो बिना मुकदमा किए उस भारतीय को कारावास में बंद कर सकती थी। कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट? तो ये रॉलेट एक्ट। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो देखा जाए, एक बार इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बहुत बेटर होगा। बाद में आप इसको जरूर उतार लीजिए, सटीक जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है? ओके, या वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार भी सकते हैं अपने कॉपी में। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। यहां पे देखिए, गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था इस कानून के विरोध में। ये देखिए, सर सिडनी रॉलेट है और यही प्रेसिडेंट था रॉलेट कमेटी का। रॉलेट कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था? तो सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था? सर सिडनी रॉलेट। और ये आप चेहरा देख रहे हो कि किस प्रकार से, ये देखने में तो बड़ा मायूस लग रहा है, लेकिन इतना गंदा कानून ले आया था भारतीयों के लिए, बिना दलील और बिना वकील का कानून। पकड़ो संदेह के आधार पर, है ना? अच्छा आदमी है तो भी पकड़ लो, अगर लगता है, और उसे जेल में डाल दो। पता भी नहीं करना है कि ये किस प्रकार से है। चलिए अगला क्वेश्चन। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, क्या मोटिव था दांडी यात्रा का? तो आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे कि दांडी गुजरात में है। ठीक है? दांडी कहां है? तो दांडी गुजरात में है। तो दांडी मार्च आपको बहुत जगह मिलेगा। ये दांडी यात्रा, दांडी मार्च। ये मार्च मतलब क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च होता है क्या? तो नहीं। मार्च का मतलब ये होता है साथियों कि पैदल यात्रा करने की घटना को मार्च कहा जाता है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्च क्या है। तो दांडी यात्रा का क्या थ्योरी था, क्या उसका सेंस था, क्यों किया गया दांडी यात्रा क्यों किया? ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देखेंगे। कहता है दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून। देखिए, एक तो भारतीयों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी, गरीब तबके लोगों को अच्छा से खाने भर भी नहीं होता था, और नमक पे भी टैक्स था। नमक को सबसे है ना, बहुत सस्ता होना चाहिए, क्योंकि नमक को बनाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं गिरती, तो नमक पर टैक्स लगाए हुए थे, बहुत ज्यादा टैक्स लगाए हुए थे। आम जनता को खाने से मतलब ये नमक भी खाने को तरस जा रहे थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरत था नमक, इसलिए महात्मा गांधी ने नमक पे फोकस किया अपने आप को बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहां फिर से समझते हैं कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। नमक कानून पूछेगा कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो दांडी मार्च या दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा नमक कानून को तोड़ना और नमक को फ्री करना। क्लियर है? दांडी पहुंचकर, देखिए दांडी साबरमती आश्रम से ये लोग दांडी गए थे,
तो डांडी पहुंचकर, कब डांडी पहुंचा? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, डांडी कब पहुंचा? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। खुद नमक बना, पहले खुद नमक नहीं बना सकते थे, बना करके इस नियम को क्या किया? तोड़ दिया, ब्रेक थ्रू कर दिया। ठीक है, तो इसी का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी भी दी कि देखो हम तो भाई ऐसा कर दिए, अब आपको जो करना है वो कर लो, हाथ में हथकड़ियां लगा दो, जेल डाल दो, चाहे जो करना है वो। क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं जानते थे। ये मेरा समुद्र है, हम नमक बनाए चाहे जे करे, ऐसा नहीं। अगर आपका ये कानून था कि आपने ये कानून बनाया कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, ठीक है, इस पे सारा अधिकार मेरा है, तो चलिए हम गलती किए, आपकी कानून को तोड़ दिए और गिरफ्तारी भी महात्मा गांधी ने दी। समझिएगा, कहता है इसके बाद देश के कोने कोने में जो समुद्र के किनारे राज्य है, सभी राज्यों में नमक बनने लगा और नमक बन गया। और इस प्रकार से गांधी का ये चीज अंग्रेजों को भी अच्छा लगा और नमक कानून क्या हुआ? टूट गया। ठीक है, तो दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार चलिए इसको और देख लेते हैं। देखो यहां पे गांधी जी है, कहता है कि जो अभी आपने देखा कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 को दांडी। ठीक है, तो दांडी ये पहुंचे थे, कितना बजे पहुंचे थे? 8:30 पे। पता है ये कितने लोग वहां थे? तो 78 लोग थे, 78 पीपल्स। और कितना मील है? 240 मील, साबरमती से लेकर के दांडी। कितना मीटर है? किलोमीटर 390 किलोमीटर। 390 किलोमीटर की यात्रा पूरा करे थे महात्मा गांधी। ये देखिए कैसे कैसे जा रहे हैं ये सब। ठीक है, 7 सत्याग्रह, 60 यानी नमक सत्याग्रह इसको कहा गया। दांडी मार्च को एक और नाम से आप जान सकते हो, नमक सत्याग्रह। ठीक है, इस प्रकार से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करा, दांडी यात्रा करा, 12 मार्च से चलना स्टार्ट किए और पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को चलना स्टार्ट किए और पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930। ये दोनों लाइन एमसीक्यू बनाने में आसान पड़ेगा। जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे तो आपको ये आसान पड़ेगा। क्लियर है? तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे। कितना बजे पहुंचे? 8:30 बजे। कितना बजे पहुंचा? 8:30 बजे। चलिए आप लोग बतलाइए दांडी कब, दांडी मार्च के लिए महात्मा गांधी कब प्रारंभ किए? तो आप आंसर बता ही दोगे। यहां पे है 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा 8:30 बजे। कितने लोग थे? तो इस समय 78 लोग थे। कितना मील दूरी है? तो 240 मील दूरी है। कितना किलोमीटर है? तो 390 किलोमीटर है। उस समय नवसारी जिला हुआ करता था दांडी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन से पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा बेटर होंगे। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश में नमक बनाए जाने लगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या था, इसको हम लोग अभी देखेंगे। गांधी इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी के बारे में जानती हैं। लॉर्ड रीडिंग के बाद आया था लॉर्ड इरविन। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, गवर्नर जनरल यानी वायसराय का टाइम ड्यूरेशन है, ये लगभग 25 से 29-30 के इर्द गिर्द है।
ठीक है ना। तो कहता है 30-31 के इर्द है, तो गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता। तो कभी कभी क्वेश्चन एक ही एमसीक्यू पूछ देगा कि गांधी इरविन पैक्ट को एक और नाम बतलाइए, किस नाम से जाना जाता है गांधी इरविन पैक्ट। तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। इरविन कौन थे? तो ब्रिटेन का वायसराय थे, उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है ना। तो 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप देखते होंगे जब फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था तो उस समय कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गए। सेकेंड राउंड टेबल हुआ यानी गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उस समय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे। और जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय भी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गए। देखिए, तो जब फर्स्ट राउंड टेबल में यानी पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया अंग्रेज के अड़ियल रूप के वजह से, तो महात्मा गांधी ने भी शर्त रख दिया। तो उसको फुसलाने के लिए दोनों वायसराय और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ। इसी समझौता को दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो यहां पे आपको यह कहा गया कि ये तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इस बार का बीपीएससी क्वेश्चन में भी आ गया था ये। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। डेट याद रखना, डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। तो कहता है इसके पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के बाद महात्मा गांधी और तत्कालीन मतलब होता है उस समय के मौजूद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनयिक समझौता हुआ और इसी समझौता गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है। यानी कुछ इन दोनों के बीच गुटरगू हुई और इससे अंग्रेजों के कुछ बात महात्मा गांधी भी माने और महात्मा गांधी के कुछ बात अंग्रेज माना। इस वजह से कांग्रेस इस बार राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो बेटे, अब यहाँ पे है गांधी इरविन समझौता में क्या क्या चीज, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए। ओके, कहता है ये जो इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, हिंसा में जो आरोपी किया था उसको छोड़ करके हम जितना कोई बंद किए हैं सबको रिहा कर देंगे, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये कौन मान रहा है? तो ये इरविन मान गया, लेकिन जो हिंसा किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, यानी गलत किया है तो उसको फल मिलना ही मिलना चाहिए। अगला इसका क्या था कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया, जाइए आप फ्री नमक बनाइए, इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे नमक फ्री बना सकते हैं। बहुत अच्छा ये कानून लगा लोगों को। एक तो लगा चलो भाई गलत किया तो उसको सजा दो, लेकिन जिसको बिना मतलब में बंद किए हो उसको तो कम से कम रिहा कर दो। तो यहां पे गांधी जी ने लॉर्ड इरविन ने उसको रिहा कर दिया। अब अगला है कि भारतीय शराबी और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, क्योंकि इस समय तक आप लोग जान रहे होंगे कि बंग भंग आंदोलन 1905 में हो गया। उस समय से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जारी था। ये लोग, अब सब लोग को कितना सिखाया जाए कि आप कपड़ा खरीदो, कपड़ा नहीं खरीदो। तो ये लोग शराबी, जो सरकारी दुकान होता था शराब के, उसके सामने भी नहीं बैठने दिया जाता था लोगों को। तो ये धरना दे सकते थे कि ये दुकान, और हिंसा पूर्वक नहीं, अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक, तो धरना देने का अधिकार ये लोगों को मिल गया। यानी कि आप सरकार से मांगने के लिए छोटी मोटी आप धरना दे सकते हैं। कहां कहां दे सकते हैं? तो सरकार जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं उस पर आप धरना, उसकी दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। अगला कहता है आंदोलन के
दौरान त्याग पत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। जब आंदोलन भारत में पूरा बिगड़ गई थी, पूरा हो रही थी सब जगह आंदोलन, लग रहा था कि अब भारत आजाद हो जाएगा, अब भारत आजाद होगा, लेकिन किसी प्रकार से फिर से अंग्रेजों ने वो बागडोर को संभाल लिया और भारत आजाद नहीं हो पाया। तब बहुत से लोगों ने, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अधिकतर लोगों ने क्या किया कि अपना सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। स्टूडेंट लोग विद्यालय नहीं जा रहे, कॉलेज के छात्र कॉलेज नहीं जा रहे हैं, डिग्री नहीं ले रहे हैं, यानी अंग्रेजों को जितने भी नीतियां, सब नीतियों को त्याग दिया। लेकिन बतलाइए, जब सिचुएशन अब ठीक है तो जो त्याग पत्र दे दिया था उसको रीज्वाइन फिर से कराया जाएगा। ये भी एक अच्छे था कि बेरोजगारी ज्यादा इससे नहीं बढ़ पाए, यानी सरकारी नौकरी फिर से मिलने जा रहा था उन लोगों को जो त्याग पत्र दे दिए थे। ठीक है, तो ये अच्छा काम था। अगला है, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस कर दी जाएगी। आंदोलन हुआ था तो अब भारतीयों का वो सामान लूट लिया, वो सामान अंग्रेज ले लिया, वो उधर से ले लिया, वो ले लिया और तहस नहस कर दिया। इसके अलावा जितने भी भारतीय थे उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो आरोपी है उसको तो रिहा नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं आरोपी है उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिहा भी कर दिया और सामान भी लौटा दिया। ठीक है, अब देखिए, तब महात्मा, ये तो इरविन ने मान गया, चलो भाई इतना हमने आपको छूट दे रखा, तो महात्मा गांधी भी तो कुछ छूट देंगे। अब देखिए महात्मा गांधी क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, आंदोलन है ना, गेट डोर टू डोर आंदोलन जो चल रहा था, ये आंदोलन को ये रोक देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे कांग्रेस की ओर से। ये भी बात मान गए, कहे चलो भाई तू जब इतना किया, ठीक है, तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते, है ना, हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। और इसने क्या कहा, जो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम बंद कर देंगे। और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। लेकिन समझिएगा इस पॉइंट को, लेकिन बच्चों हुआ क्या, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए तो बहुत सी चर्चा इन्हें पसंद नहीं आई। इन्होंने कहा भारत आकर के लोगों को बहुत आशा था कि गांधी जी गए हैं तो वहां से अच्छे कानून लाएंगे, लेकिन कोई अच्छे कानून नहीं बनाए। तो इन्होंने कहा मैं खाली हाथ इंग्लैंड से आया। किसने कहा? महात्मा गांधी। तो कहता है और महात्मा गांधी क्या क्या मान लिया, तो कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, है ना। जितना भी ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया जा रहा था, कहा कि अब देखो हमारा बात आप इतना मान लिए तो मेरे तरफ से ये मैं भी आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगा। ये महात्मा गांधी का था। और क्या था, गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग को छोड़ देंगे। देखिए जो था पकड़ लिया था बिना मतलब में कूटा मारा, चलो ये सब हम आपको अब छोड़ देंगे, जो हुआ से हुआ। तो दोनों तरफ से कुछ समझौताएं हुई और ये समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। ये इसी को दिल्ली पैक्ट कहते हैं, 5 मार्च 1931। और ये देखिए, ये एक इरविन है, लॉर्ड इरविन, और ये हमारे बापू है महात्मा गांधी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बतलाइए। अब तो आपको पता होगा चंपारण के बारे में कि चंपारण तो भारत में और भारत में भी बिहार में, और आप एग्जाम जो देने जा रहे हो बिहार का, ठीक है। तो ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको जानना है। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या कहता है, अंग्रेज और चंपारण जो बिहार में है, बिहार के किसानों के बीच एक करार के अनुसार किसानों को खेत के 3/20 विभाग गलती लिखा गया, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। कितने भाग पर? 3/20। यानी आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है
तो 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, अनिवार्य था। लेकिन पता है इससे बहुत नुकसान होता है नील की खेती से। नील की खेती होती है तो जमीन उस्सर हो जाता है, बंजर हो जाता है, किसानों को इससे तो बहुत लॉस है। इस समय जर्मनी में केमिकल्स की आविष्कार हो चुका था जो कलर बनाता था नील। क्यों देखो गंजी वगैरह में नील रहता था पहले। तो जर्मनी में इस समय एक केमिकल की आविष्कार हो चुका था। अब ये नील का डिमांड घट गया। अंग्रेजों ने बहुत पहले करार कर लिया था ये चीज पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के किसानों से कि हम इतना साल के लिए आपको लीज करते हैं और इतना पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य होगा। अब देखिए यहां पे कुछ परेशानियां हो गई दोस्तों। अब धीरे धीरे कलर का डिमांड घट गया, नील का डिमांड घट गया, क्योंकि जर्मनी में बहुत सस्ते जो 2 बूंद से काम चल जाएगा और यहाँ चाहिए था 2 किलो और वहां के उस केमिकल 2 बूंद से काम चल रहा था। तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए और ज्यादा अच्छा भी था, तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट उधर केमिकल के तरफ हो गए, इधर अट्रैक्ट नहीं हुए, है ना। तो क्या हुआ, अंग्रेज के करार के मुताबिक इनको अभी भी कंपलसरी था कि इतना बीघा जमीन पर अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है तो 3 बीघा पर नील की खेती करनी ही करनी है। हाँ, अगर आपको खेत छोड़वाना तो पैसा देना होगा, कारण कि अंग्रेज पहले लीज करवा चुके थे इन किसानों से। बड़ा दुविधा में फंस गए और नील का डिमांड अब घट गया। अंग्रेज नील खरीदते नहीं थे, ठीक है, और नील की खेती करना भी जरूरी है। आप छोड़ भी नहीं सकते खेत, दूसरा चीज उपजा भी नहीं सकते हो। तो यही दुविधा के चलते रामचंद्र शुक्ल जो बिहार के, राजकुमार शुक्ल जो बिहार के थे, वो चले गए महात्मा गांधी से मिलने, ठीक है। और महात्मा गांधी बिहार में चंपारण में आकर के ये आंदोलन करे। चलिए अब आपको समझ में कुछ आ रहा होगा। तो पर किसान इसे करार नहीं चाहते थे, जो करार था ये नहीं चाहता था, ये कहता था कि अब नील की उतना जरूरत है नहीं तो इस करार को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। लेकिन अंग्रेज इस करार को नहीं मानते थे, कहते तुमको नील करना पड़ेगा, मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं। देखिए अंग्रेज का मेन मोटो क्या था, अंग्रेज को अधिक से अधिक भारत से धन को अपार्जन करके अपने देशों में ले जाना। क्लियर है दोस्तों। तो गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रुकवा दिया और यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। चंपारण सत्य, ये जो सत्याग्रह था, चंपारण का ये जो सत्याग्रह था, सत्य के लिए आग्रह किया गया कि देखो सही तो ये है कि किसानों की जमीन दे देना चाहिए, जो लीज है उसे आप तोड़ दीजिए, क्योंकि अब नील की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि अंग्रेज ने कोई आदमी का, एक आदमी का बात माना, और ये महात्मा गांधी थे। अब इनका थोड़ा सा क्या हुआ, चेहरा भारत में बोल्ड हो गया, लोग इनको जानने पहचानने लगे कि अंग्रेज को भी मात देने वाला ये गांधी है। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जो 1913 में क्या नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था इनको, गांधी जी को, और इस समय से महात्मा गांधी जुट गया। पहले इनको गांधी नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी, इसमें महात्मा कही है क्या? तो महात्मा किसने कहा बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसको महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखो राजकुमार शुक्ल, देखो ये बेचारा राजकुमार शुक्ल है, इन्होंने ही महात्मा गांधी के पास गए थे कि हमारे लोगों के बिहार में बहुत दुर्दशा बहुत खराब है, तो चल करके इसको थोड़ा सा निजात दिलवाइए, ठीक है, रिक्वेस्ट किए थे। कहता है, और ये 1916 में ये हुआ था, ठीक है ना, जब दे रहे थे भाषण 1916 में, तो वहीं पे जाकर के मिले। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 में।
देखिए ये देखिए नील की खेती आप देख रहे हो, है ना, देखो ध्यान से, ये है नील, नील का ये फूल है और इसी फूल को तोड़ लिया जाता था, ठीक है, और इसी को पीस करके और नील पाउडर तैयार किया जाता था। लेकिन ये तो किया गया, भूमि खराब हो रहा है, ठीक है ना, तो ये है नील, नील की खेती ऐसे ही होती है। अगला क्वेश्चन है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? चलिए तो इस क्वेश्चन को हम अगला पार्ट में लेकर के आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, आप लोग अच्छे से रहिए और पढ़िए मन लगा करके।